हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम क्लास 9 का यह साइंस का यह 11वां अध्याय है और अध्याय का नाम है कार्य तथा ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। तो इसमें हम कार्य के बारे में पढ़ेंगे, ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, क्या होते हैं इनको हम अच्छी तरह से समझेंगे और यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको भी हम डिनोट करते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कार्य तथा ऊर्जा को। लिखा गया कि पिछले कुछ अध्यायों में हम वस्तुओं की गति के कुछ वर्णन करने के तरीके, गति का कारण तथा गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। कार्य तथा अन्य अवधारणा है। कारण क्या है? एक अन्य अवधारणा है जो हमें अनेक प्राकृतिक घटनाओं को समझने तथा उनके व्याख्या करने में सहायता करता है। कार्य क्या है? एक अन्य अवधारणा है जो हमें क्या करता है? प्राकृतिक जो घटना है उसके समझने और उसकी व्याख्या करने में सहायता करता है। ऊर्जा तथा शक्ति का कार्य से निकट संबंध है। ऊर्जा और शक्ति का किससे संबंध है निकट? तो कार्य से। इस अध्याय में हम इन अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए, सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों मतलब क्रियाकलापों को हम जय परिक्रम कहते हैं। जो भी गतिविधि हो रही है वो क्या कहलाएगा? जय परिक्रम। जो जीवन को जीने के लिए जो भी मूलभूत इकाइयाँ चाहिए, मूलभूत गतिविधियाँ चाहिए करनी पड़ती है, वो क्या कहलाता है? यही जो है क्रियाकलाप जय परिक्रम कहलाता है। इन परिक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है और यह जो हम गतिविधि कर रहे हैं ये जो है कैसे होगा? तो ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? तो भोजन से मिलेगा। ठीक। तो कुछ अन्य क्रियाकलाप जैसे कि खेलने, गाने, पढ़ने, लिखने, सोचने, कूदने, दौड़ने तथा साइकिल चलाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा की आवश्यकता हमें किससे पूरी होती है? तो भोजन से। तो इन कठिन क्रियाकलापों में जो है हम पढ़ेंगे क्या? तो कठिन क्रियाकलापों में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो गाने, खेलने, पढ़ने, लिखने, सोचने, दौड़ने इत्यादि के लिए क्या चाहिए था? हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखिए, जंतु भी क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हैं। उदाहरण के लिए वे कूद या दौड़ सकते हैं, उन्हें लड़ना पड़ता है, अपने शत्रुओं से दूर भागना पड़ता है, भोजन खोजना या आवास के लिए सुरक्षित स्थान खोजना पड़ता है। किसको? तो ये जंतु को। इसके अतिरिक्त कुछ जंतुओं को हम बोझ ढोने, गाड़ी खींचने तथा खेत जोतने के लिए उपयोग में लाते हैं। इन सभी क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जो भी आप देखते हैं, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है इत्यादि के लिए जो जोतने के लिए, जो खींचने के लिए ला रहे हैं, तो उसको क्या भोजन देंगे? हिष्ट पुष्ट रहेगा तो भी तो वो काम कर पाएगा। अगर वो बीमार हो जाएगा, तो कोई भी अगर व्यक्ति बीमार हो गया, दुबला पतला हो गया इत्यादि कोई भी कारण से वह नहीं चल रहा है, तो वह कार्य कर पाएगा? उसके शरीर में क्या है? ऊर्जा नहीं है। ऊर्जा रहेगा तभी कार्य होगा। तो यही यहाँ पर है कि अगर उसको कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो मशीनों के बारे में अब यहाँ पर सोचने के लिए कहता है कि उन मशीनों की सूची बनाइए जिनका जो है आप उपयोग करते हैं। उन्हें कार्य करने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? इसमें देखिए, कार्य करने के लिए मशीन है तो उसमें भी उसकी ऊर्जा होती है। जैसे मोबाइल आप चला रहे हैं तो ऊर्जा कहाँ से उसको मिल रहा है? तो बैटरी से। कैसे? बैटरी चार्ज करते हैं, बैटरी को कहाँ से ऊर्जा मिला है? चार्ज करने से। तो ये सारे जो है एक प्रक्रम से जुड़े हुए हैं। इन इंजनों को पेट्रोल तथा डीजल की आवश्यकता होती है। अगर कोई भी आप मशीन का उपयोग कर रहे हैं तो मशीन चलाने के लिए किसका उपयोग कर रहे हैं? तो जनरेटर का। जनरेटर किससे चलेगा? तो पेट्रोल या ईंधन से चलता है, डीजल से चलता है। तो ये क्या हो गया? यही उसका ऊर्जा हो गया। ठीक। सजीवों तथा मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो चलिए, सजीवों और मशीनों को ऊर्जा की आवश्यकता क्यों होती है? तो आप जानते हैं कि सजीवों को जीवन जीने के लिए जय परिक्रम जो भी उनकी गतिविधियां हैं, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। उसी प्रकार मशीनों को भी क्या कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर जनरेटर खराब हो गया है तो क्या हुआ? कार्य कर जा पाएगा? अगर उसमें आप ईंधन नहीं देंगे तो क्या हुआ? कार्य कर पाएगा? अब देखिए, कार्य है। कार्य के बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कार्य क्या है? तो हम अपने दैनिक जीवन में जिस रूप में
कार्य शब्द का प्रयोग करते हैं और जिस रूप में हम इसे विज्ञान में उपयोग करते हैं उनमें अंतर है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए हम आइए कुछ उदाहरण पर विचार करेंगे। देखिए, कठोर काम करने के बावजूद कुछ अधिक कार्य नहीं। देखिए, कठोर काम कर रहे हैं उसके बावजूद भी अधिक कार्य नहीं होता है। क्यों? देखिए, कमली परीक्षा की तैयारी कर रही है। यह अध्ययन में बहुत सा समय व्यतीत करती है। वह पुस्तकें पढ़ती है, चित्र बनाती हैं, अपने विचारों को सुव्यवस्थित करती है, प्रश्न पत्रों को एकत्रित करती है, कक्षाओं में उपस्थित रहती है, अपने मित्रों के साथ समस्याओं पर विचार विमर्श करती है तथा प्रयोग करती है। इन क्रियाकलापों पर जो है वह बहुत सी ऊर्जा व्यय करती है। सामान्य बोलचाल में कठोर काम कर रही है। बच्चे जो हैं परीक्षा के लिए बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं, कठोर यहाँ पर काम वो कर रही हैं। यदि हम कार्य को वैज्ञानिक परिभाषा के अनुसार देखें तो इस कठोर काम को थोड़ा कार्य सम्मिलित है, मतलब बहुत थोड़ा में देखेंगे तो बहुत थोड़ा कार्य सम्मिलित है। ये कठोर काम है लेकिन इसको आप थोड़ा काम कहते हैं, ये बहुत थोड़ा ही सा ही आप काम किए हैं। आप एक बहुत बड़े चट्टान को ढकेलने के लिए कठोर परिश्रम कर रहे हैं। मान लीजिए आपके सारे प्रयत्नों के बावजूद चट्टान नहीं हिलती, आप पूर्णतः थक चुके हैं, तथापि आपने चट्टान पर कोई कार्य नहीं किया क्योंकि चट्टान में कोई विस्थापन नहीं हुआ। आप जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कठोर परिश्रम किए लेकिन उसका कोई जो है आप उसको 1 इंच भी नहीं हिला सके, मतलब आप जो करना चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है। लेकिन वहाँ पर परीक्षा के लिए जो मेहनत की जा रही है वह बहुत थोड़ा कठिन हो जाता है। यहाँ पर देखिए बहुत ही कठिन काम आप कर लिए हैं लेकिन परिणाम 0। तो आप अपने सिर पर एक भारी, यहाँ पर एक और उदाहरण है कि आप अपने सिर पर भारी बोझ रखकर कुछ मिनट के लिए बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। आप थक जाते हैं, आपने प्रयास किया है तथा अपनी ऊर्जा, बहुत सी ऊर्जा व्यय की है। क्या आप बोझ पर कुछ कार्य कर रहे हैं? हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं उस रूप में इस स्थिति में क्या जो है इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। तो प्राकृतिक, यहाँ पर देखिए आगे है कि प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए आप सीढ़ियों पर चढ़कर इमारत की ऊपरी मंजिलों पर पहुंच जाते हैं। आप एक ऊंचे पेड़ पर भी चढ़ सकते हैं। वैज्ञानिक परिभाषा में के अनुसार इन क्रियाकलापों में बहुत सा कार्य निहित है। जो भी आप वैज्ञानिक परिभाषा में देख रहे हैं कि एक प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए आप ऊपर सीढ़ी पर जो है चढ़ रहे हैं और नहीं तो आप पेड़ पर भी चढ़ जाते हैं, बहुत सारे जो हैं कार्य करते हैं। तो ये वैज्ञानिक परिभाषा में क्या है? कार्य है। अपने यहाँ पर 4-5 उदाहरण दे चुके हैं अभी तक। अपने दैनिक जीवन में हम किसी भी लाभदायक शारीरिक मानसिक परिश्रम को कार्य समझते हैं। अपने जो दैनिक जीवन में जो भी आप परिश्रम कर रहे हैं वो क्या है? कार्य समझते हैं आप। कुछ क्रियाकलापों में जैसे देखिए मैदान में खेलना हो गया, मित्रों से बातचीत करना, किसी धुन को गुनगुनाना, किसी चलचित्र को देखना, किसी समारोह में सम्मिलित होना, तो कभी कभी कार्य नहीं समझा जाता है। तो ये क्या होता है, कभी कभी कार्य जो है किसी सम्मिलित समारोह में हो रहे हैं, शादी विवाह में या फिर सिनेमा देख रहे हैं, ये कार्य नहीं समझा जाता है। यह जो है इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे कैसे परिभाषित करते हैं। विज्ञान में हम कार्य शब्द को भिन्न प्रकार से प्रयोग तथा परिभाषित करते हैं। इसे जानने के लिए देखिए हम क्रियाकलाप करेंगे। आइए हम क्रियाकलाप करते हैं। क्या है? क्रियाकलाप में है कि उपरोक्त अनुच्छेद में हमने अनेक ऐसे क्रियाकलापों की चर्चा की जिन्हें प्रायः हम अपने दैनिक जीवन में कार्य मानते हैं। इनमें से प्रत्येक क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किसी वस्तु पर कार्य किया गया, वस्तु पर क्या घटित हो रहा और कार्य कौन क्या कर रहा। यहाँ पर देखिए जो भी आप आंसर अगर यहाँ पर लेते हैं तो आंसर क्या होगा? किसी वस्तु पर कार्य क्या किया गया। कोई वस्तु देख रही है, आप एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं या यहाँ पर आप देखिए एग्ज़ाम देने के लिए बहुत सारे जो हैं आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं। देखिए वस्तु पर क्या घटित हो रहा है, अगर पत्थर हटा रहे हैं तो कुछ भी काम नहीं हो रहा है, लेकिन वो भी क्या है? कार्य है। कार्य कौन या क्या कर रहा है? अगर आप ही काम कर रहे हैं या बैलगाड़ी काम कर रही है या जो है घोड़ा गाड़ी का काम आप ले रहे हैं तो किस प्रकार से आप ले रहे हैं ये डिपेंड करता है उस पर।
अब देखिए कार्य की वैज्ञानिक संकल्पना क्या है। अब कार्य को किस प्रकार से विज्ञान देखता है, वैज्ञानिक लोग देखते हैं, उसको बताया गया है। यहाँ पर लिखा गया है कि विज्ञान के दृष्टिकोण से हम कार्य को किस प्रकार से देखते हैं, परिभाषित करते हैं। यह समझने के लिए आइए कुछ स्थितियों पर विचार करें। किसी सतह पर रखे एक गुटके को ढकेलें। कोई भी सतह है, वहाँ पर गुटका रखा है, उसको हम ढकेलेंगे, ठीक। और गुटका कुछ दूरी तय करता है। यहाँ पर ये गुटका है, अब ये जो है यहाँ पर आ गया। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया जिससे गुटका विस्थापित हो गया। इस स्थिति में कार्य हुआ। और यहाँ पर बल लगाया, आपने गुटका को यहाँ पर हटा दिया, तो ये क्या हुआ, विस्थापन हो गया, विस्थापित हो गया। तो इस स्थिति में क्या हुआ, कार्य हुआ है। अब देखिए दूसरा उदाहरण है कि एक लड़की किसी ट्रॉली को खींचती है और ट्रॉली कुछ दूर तक चलती है। लड़की ने ट्रॉली पर बल लगाया और यह विस्थापित हुई, इसीलिए कार्य किया गया। यहाँ पर समझ गए, कोई भी जो है काम के लिए आप यहाँ पर ट्रॉली है तो यहाँ पर आ गया बल से, तो ये क्या हुआ, विस्थापन हुआ। विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ। एक पुस्तक को किसी ऊंचाई पर तक उठाइए। देखिए ये भी क्या होगा, कार्य होगा। एक स्थान से दूसरी स्थान, ऐसा करने के लिए आपको बल लगाना पड़ेगा। पुस्तक ऊपर उठती है, पुस्तक पर एक बल लगाया गया तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसीलिए कार्य किया गया। आप समझ रहे हैं, 3 उदाहरण आपको अभी तक दिया गया है। तो उपयुक्त, अब जो भी है, उपयुक्त स्थितियों को ध्यानपूर्वक देखने से ज्ञात होता है कि कार्य करने के लिए 2 दशाओं का होना आवश्यक है। जैसे कि वस्तु पर कोई बल लगना चाहिए और वस्तु विस्थापित होना चाहिए। अगर कार्य हो रहा है तो कोई भी वस्तु पर क्या होना चाहिए, बल लगेगा। और बल जो है वो वस्तु यहाँ से यहाँ आ गया तो ये विस्थापन हो गया। ये क्या हुआ, विस्थापन। जैसे ही ये विस्थापन होगा तो 2 क्रिया होगा, यही क्या होगा, कार्य होगा, ठीक। आप समझ गए होंगे। जो वस्तु पर अगर बल लग रहा है, कोई बल लगना चाहिए और वस्तु क्या होना चाहिए, विस्थापित होना चाहिए। यदि इनमें कोई भी दशा पूरी नहीं होती तो कार्य नहीं किया गया। वैज्ञानिक रूप से क्या कहा गया, अगर कोई भी इनमें दशा नहीं पूरी हो रही है तो कार्य वो नहीं माना जाएगा। विज्ञान में हम कार्य को इसी दृष्टि से देखते हैं। देखिए एक बैलगाड़ी किसी गाड़ी को खींच रहा है, गाड़ी चलती है, गाड़ी पर एक बल लग रहा है तथा गाड़ी कुछ दूर चली है। तो ये क्या हो गया, गाड़ी जो है कुछ दूर चला गया, बैलगाड़ी उसको खींच रहा है, तो ये क्या हो गया, विस्थापन हो रहा है। किसको खींच रहा है, गाड़ी को। कौन खींच रहा है, बैल खींच रहा है, तो ये क्या हुआ, विस्थापन। ये जैसे विस्थापन होगा ये कार्य होगा। क्या आपके विचार में इस स्थिति में कार्य किया गया, तो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं, बल जो है बैलगाड़ी के द्वारा लगाया जा रहा है। अब देखेंगे दूसरा क्रियाकलाप, अपने दैनिक जीवन के कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जिनमें कार्य सम्मिलित हों और सूची बनाने के लिए कहता है। और अपने विचार और विमर्श जो है मित्रों से करिए कि आप क्या क्या करते हैं। यदि कार्य हुआ है तो वस्तुओं पर कौन सा बल लग रहा है, बल जो है कार्य कर रहा है, और कौन सी वस्तु है जिस पर आप कार्य किया जा रहा है। इन सारे को हम देखेंगे और आपको कहता है कि कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो उस पर आप चर्चा करें। और दूसरा क्रियाकलाप है कि कुछ स्थितियों पर विचार कीजिए जब जो है वस्तु पर बल लगने के बावजूद वह विस्थापित नहीं होती, और ऐसा स्थिति पर भी विचार कीजिए जब कोई वस्तु बल लगे बिना ही विस्थापित हो जाए। प्रत्येक के लिए जितनी स्थितियां आप सोच सके उतनी उसकी सूची बनाने के लिए कहता है। और अपने मित्रों से विचार विमर्श करिए। देखिए आगे है कि एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। एक नियत बल द्वारा क्या कार्य किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो विज्ञान में कार्य को कैसे परिभाषित किया जाता है, इसे समझने के लिए पहले हम उस स्थिति पर विचार करते हैं जब बल विस्थापन की दिशा में लग रहा हो। बल जो है विस्थापन की दिशा में कार्य करता हो। आप बल विस्थापन को आप समझ गए होंगे। जब जो है कोई भी वस्तु है उसको बल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, विस्थापन। मतलब कार्य जब यहाँ पर एक स्थान से दूसरे स्थान गया वो क्या कहलाएगा, विस्थापन कहलाएगा। देखिए मान लीजिए यहाँ पर दिया गया है कि मान लीजिए किसी वस्तु पर एक नियत बल जो F फोर्स से का F से डिनोट होता है,
कैपिटल F कार्य करता है। मान लीजिए किसी वस्तु बल की दिशा में S दूरी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, दूरी विस्थापित हुई। मान लीजिए W जो क्या है, W किया गया कार्य है, वर्क है। कार्य की परिभाषा के अनुसार किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। यहाँ पर आप ये पॉइंट याद रखेंगे कि कार्य की परिभाषा के अनुसार आप क्या कहेंगे कि किया गया जो कार्य है बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर है। ऐसे इसको हम आप समझेंगे कि किया गया कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल गुने विस्थापन, जो भी काम कर रहे हैं क्या हो जाएगा, बल और विस्थापन के बराबर होगा। ये है W बराबर Fs। ठीक, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये F है फोर्स है, और ये जो है समय लग रहा है, सॉरी दूरी है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से यहाँ आ गया दूरी, यहाँ पर दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन। यही आपका विस्थापन हो गया, यहाँ पर से आप समझ गए होंगे। अब आगे है कि अतः समझेंगे कि अतः किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य बल के परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पर कोई भी वस्तु है जो चल रहा है, कार्य कर रहा है, तो उसकी जो दिशा होंगे, उसका जो परिमाण होगा, उसके गुणनफल के बराबर होगा। यही यहाँ पर बताया गया है। कार्य में केवल परिमाण जो होता है तथा दिशा तथा कोई दिशा नहीं होती। कार्य में क्या होता है, केवल जो है परिमाण आप होता है। आपका याद रखेंगे कि यहाँ पर जो कार्य होगा वहाँ पर क्या होगा, सिर्फ परिमाण होगा, यहाँ पर दिशा नहीं होंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि F इजकल टू 1 न्यूटन है, N है, तथा S इजकल टू 1 M मास है। तो बल द्वारा किया गया कार्य 1 न्यूटन M होगा, Nm होगा। यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन, यहाँ पर क्या है, बल का मात्रक न्यूटन है, न्यूटन M, तथा जूल का मात्रक जो है या जूल है, क्या है, बल का मात्रक याद रखेंगे। यहाँ पर बल का मात्रक न्यूटन मीटर, ये क्या है, m जो है मीटर से डिनोट है, मास नहीं है, मीटर है। तो यहाँ पर बल का मात्रक याद रखेंगे, बल का मात्रक न्यूटन मीटर है, या इसको जूल कहेंगे, जे से डिनोट करते हैं इसको बल का मात्रक। बहुत बार पूछा गया है कि बल का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर होता है या जूल। 1 जूल किसी वस्तु पर किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन का बल वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर दे। अगर कोई भी वस्तु है उसको 1 मीटर आप विस्थापित कर देते हैं न्यूटन मतलब बल से, वस्तु के को बल की क्रिया से जो है उस रेखा में हम 1 मीटर उसको विस्थापित कर देंगे, तो यही क्या कहलाएगा, तो 1 जूल का ये वस्तु पे जो किया गया कार्य है वो होगा। यही यहाँ पर दिया गया है कि 1 जूल वस्तु पर किए गए कार्य किसी जो है कार्य कि वह मात्रा है जो एक वस्तु पर अगर कार्य कर रहा है तो वो क्या होगा, वो मात्रा होगा जब 1 न्यूटन का बल जो है वस्तु को बल की क्रिया रेखा की दिशा में 1 मीटर विस्थापित कर देगा। ठीक, अब आगे है समीकरण 11.1 में ध्यानपूर्वक हम देखेंगे कि यदि वस्तु पर लगने वाला बल 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो 0 होगा। यदि वस्तु का विस्थापन 0 है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो 0 होगा। उन दिशाओं का उल्लेख कीजिए जिनका कार्य होने के लिए पूरा होना आवश्यक है। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोई वस्तु है तो कोई वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है और बल की दिशा में 2 मीटर विस्थापित है। बल यहाँ पर देखिए 5 न्यूटन बल है, लग रहा है यहाँ से, और ये 2 मीटर घिसकता है, यहाँ आ गया। ठीक, लग रहा है 2 मीटर ये विस्थापित हो रहा है। यदि विस्थापित होते समय लगातार वस्तु पर बल लगता रहे तो समीकरण के अनुसार किया गया कार्य क्या होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 लग ही रहा है और ये आगे जा ही रहा है, तो मतलब जाते रहा है, तो क्या हो जाएगा 5n गुने 2m, ये क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा, बल हो जाएगा, और 2 मीटर घिसका है तो क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा, या 10 जे मतलब जूल हो जाएगा। तो आपने ऊपर पढ़ा भी है कि बल का जो मात्रक होता है वो कितना होता है, न्यूटन मीटर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन भी यहाँ पर दिया गया है कि किसी वस्तु पर 7n
का बल मतलब न्यूटन का बल आप लगा रहे हैं। मान लीजिए बल की दिशा में विस्थापन 8 मीटर हो रहा है। यहाँ पर कुछ नहीं है, आप सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन में याद रखेंगे। ये 7 जो है न्यूटन आप लगा रहे हैं बल, और विस्थापन 8 मीटर हो रहा है, ठीक। अब मान लीजिए वस्तु के विस्थापन के समय लगातार वस्तु पर बल लगता है। यहाँ पर ऊपर का ही क्वेश्चन नीचे दिया गया है। तो इस स्थिति में जो है आप क्या करेंगे, तो 8 और 7 को हम गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 56 न्यूटन मीटर हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे अपने, या 56 जूल इसको कह सकते हैं, 56 जूल हो जाएगा या 56 न्यूटन मीटर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कार्य का जो है सूत्र याद रखेंगे, बल गुने विस्थापन, वर्क W बराबर बल गुने विस्थापन आप याद रखेंगे, उसी पर ये बनेगा। अब है आगे की एक अन्य स्थिति पर विचार करें जिसमें बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है। बल भी एक दिशा में है और विस्थापन भी जिस तरह से आप उसको धक्का दे रहे हैं उसी तरफ वो आ भी रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बल और विस्थापन एक दिशा में है। तो एक बच्चा किसी खिलौना कार को चित्र में जो दर्शाया गया है कि अनुसार धरती के समांतर खींच रहा है, उसको अपनी ओर वो खींच रहा है, ठीक। तो अपनी ओर खींच रहा है। बच्चे ने कार के विस्थापन की दिशा में बल लगाया है। बच्चे जो है कार के विस्थापन जिस तरह से वो खींचे आएगा उसी दिशा में वो बल लगाया है। इस स्थिति में किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होगा। और ये भी क्या होगा, तो यहाँ पर जो भी कार्य लग रहा है, कार्य जो होगा वो बल और जो विस्थापन, ये बल है, यहाँ से बल लगा और ये विस्थापन अलग हुआ, यहाँ से अलग हुआ मतलब यहाँ से दूरी कुछ तय किया, ये विस्थापन हुआ, तो उसके जो है गुणनफल के बराबर होंगे। इस प्रकार की स्थिति में बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक माना जाएगा और माना जाता है। और इस स्थिति में अगर हम कोई कार्य करें तो वो क्या होगा, धनात्मक होगा। अब अपनी ओर खींच रहे हैं कोई भी वस्तु को तो वो विस्थापित हो रहा है, अपनी ओर बल लगा रहे हैं आप ही, तो ये जो होंगे उसके बल और जो आप विस्थापन है उसके गुणनफल के बराबर होगा कार्य, ठीक। आगे है कि अब एक स्थिति पर विचार करें जिसमें कि एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है। कोई वस्तु है वो समान वेग से नियत दिशा में वो गति कर रहा है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक बल जो कि F से डिनोट करेंगे, F आरोपित किया जाता है। और उसको जो है आप ये चल रहा है और इसको विपरीत दिशा से एक बल लगा आरोपित किया गया। तो दोनों अर्थात दोनों दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बन रहा है। और दोनों दिशा में देखेंगे तो क्या बन रहा है, तो ये 90 डिग्री हो गया, 360 डिग्री जानते हैं कि 180 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक। माना कि वस्तु S के विस्थापन के पश्चात रुक जाती है और वस्तु जो है दूरी के विस्थापन, जब ये दूरी हो रहा है तो विस्थापन कुछ दूर रुका और उसके पश्चात वो रुक जाता है। ऐसी स्थिति में बल मतलब F द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। अगर हम ऐसा स्थिति है तब एक दिशा से चला, एक दिशा से आप उसको रोक रहे हैं तो ये जो है 180 डिग्री में घूम गया और यह जो है कुछ दूरी पर जाकर वो रुक गया। तो ये जो होगा क्या होगा, जो बल लग रहा है कार्य, बल द्वारा जो किया गया कार्य है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और इसे ऋण चिन्ह द्वारा निर्दिष्ट किया जाता है। बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, F गुने S माइनस ऋणात्मक से होगा या F माइनस ऋणात्मक होगा गुने S। बल द्वारा किया गया कार्य इसे डिनोट आप करेंगे F गुने S या माइनस F जो ऋणात्मक होगा गुने S, जो बल जो है उसमें कार्य कर रहा है उसका सूत्र हो गया। अब हम देखेंगे कि जब बल जो है विस्थापन की दिशा में विपरीत दिशा में लगता है तो किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब विपरीत दिशा में अगर चल रहा है और उसको विपरीत दिशा से बल मिल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसका जो कार्य होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। जब बल विस्थापन की दिशा में लगता है तो किया गया कार्य धनात्मक होगा। जब जो है बल विस्थापन की दिशा में जहाँ जैसे जा रहा है और ये लग रहा है बल, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा क्या, तो धनात्मक हो जाएगा। अगर विस्थापन की दिशा में जा रहा है और उसको उल्टा से बल मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ये पॉइंट आप याद रखेंगे।
अब आगे है कि उपरोक्त विचार विमर्श से स्पष्ट है कि किसी बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगर धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, कोई भी हो सकता है। इसे समझने के लिए हम एक निम्नलिखित क्रियाकलाप करेंगे, देखेंगे। तो देखिए यहाँ क्रियाकलाप में है कि किसी वस्तु को ऊपर उठाइए। आपके द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा कार्य किया गया। वस्तु आप जो वस्तु को उठा रहे हैं, ऊपर की ओर उठा रहे हैं, तो बल आप लगा रहे हैं। तो वस्तु द्वारा जो कार्य हो रहा है उस पे आप काम कर रहे हैं। तो वस्तु ऊपर की ओर चलती है, आपके द्वारा लगाया गया बल विस्थापन की दिशा में है, और जो आप लगा रहे हैं ऊपर जा रहा है तो क्या है, विस्थापन की दिशा में है। तथापि वस्तु पर गुरुत्व बल भी कार्य करता है, और गुरुत्व बल क्या कार्य करता है, वो नीचे की ओर कार्य कर रहा है, मतलब धरती की ओर जो है कार्य कर रहा है। बीच का जो भाग है गुरुत्व बल होता है, आप जानते हैं। इसमें जो है कौन सा बल धनात्मक कार्य कर रहा है और कौन सा बल ऋणात्मक कार्य कर रहा है। तो देखिए ऊपर से जब नीचे की ओर काम कर रहा है तो ऋणात्मक, आप विस्थापन की ओर जा रहे हैं तो क्या हुआ, धनात्मक। ये बहुत ही सिंपल, यहाँ से समझ लिए होंगे आप। देखिए एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है उदाहरण के तौर पर कि एक कुली है, वह 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, ठीक। उसके द्वारा बोझ पर किए गए कार्य का परिकलन करें। कुछ नहीं है, आप ध्यान से आप देखेंगे तो बोझ का द्रव्यमान कितना है, तो 15 केजी है, m बराबर 15 केजी, और विस्थापन कितना हुआ है, उठाया कितना है, तो 1.5 मीटर। कार्य का सूत्र याद रखेंगे, कार्य W बराबर क्या होता है, F गुने S, या आप उसको बराबर कर सकते हैं mg गुने S। mg क्या हो जाएगा, तो आपका मास हो जाएगा, जो यहाँ पर देखेंगे तो 15 केजी फोर्स हो गया, गुने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, और गुने कितना, 1.5 मीटर। यहाँ पर mg का सूत्र याद होगा आपको, 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल हम करेंगे तो 225 केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड पर मीटर सेकेंड है, मीटर है। और यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 225 न्यूटन मीटर, या 225 जो है जूल, इसका आंसर हो जाएगा क्या, कार्य का। कुली द्वारा बोझ में पर जो है किया गया कार्य कितना है, 225 जूल है। देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी है, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया, तो वैज्ञानिक विधि से आपने पढ़ा भी है कि कब कार्य किया जाता है। तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम तब कहते हैं किसी कार्य को हम करते हैं तो किया गया है जब वस्तु पर लगने वाला जो बल है, जब हम बल लगाते हैं तो उसमें विस्थापन हो। एक वस्तु जो है उस पर हम बल लगाए और ये वस्तु विस्थापित होकर यहाँ आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। ये वैज्ञानिक दृष्टि से बताया गया है। आगे है कि दूसरा क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किए गए कार्य का व्यंजक लिखिए। यहाँ पर आप समझेंगे कि यदि किसी वस्तु का जो है बल लगा रहे हैं तो उसमें बल की दिशा क्या होगा, विस्थापन होगा, बल की दिशा विस्थापन होगा। और बल क्या होता है, F, और विस्थापन S, दूरी जो है। और यहाँ पर कार्य क्या करता है, तो यहाँ पर W निकालेंगे तो W बराबर क्या होता है, बल गुने क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो बल गुने विस्थापन याद रखेंगे तो यही जो है इसका व्यंजक हो जाएगा। आगे है कि एक जूल कार्य को परिभाषित कीजिए। तो आपने ऊपर पढ़ा भी है कि एक जूल को परिभाषित करने के लिए क्या करना है, तो आपको जूल को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल J से। किए गए कार्य की वह मात्रा है जब 1 न्यूटन जो होता है, 1 जूल जो है किया गया कार्य है, और 1 न्यूटन पर वस्तु को बल की क्रिया की रेखा में 1 मीटर विस्थापित कर देगा। जब कोई वस्तु है उसको 1 मीटर आप विस्थापित कर दिए तो वो क्या कहलाएगा, 1 जूल। यहाँ पर 1 मीटर विस्थापित हो गया बल के द्वारा, और यह कार्य क्या कहलाएगा, 1 जूल हो जाएगा। उसके गुणनफल के बराबर होता है, ये भी आप जानते हैं। अब आगे है चौथा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय किसी हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। आप इसको ध्यान से देखेंगे, 140 न्यूटन लग रहा है बल, ठीक।
कोई भी जो है खेत जोता जा रहा है बैलों के द्वारा, तो जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है और जो है जोता है 140 न्यूटन बल लगा है, बल यहाँ पर 140, जोता गया खेत जो विस्थापन हो रहा है तो 15 मीटर ये विस्थापित हो गया। ठीक, खेत की लंबाई की जोतने में कितना कार्य किया गया, बहुत सिंपल है, यहाँ पर आप सिर्फ गुना, वर्क बराबर जो है आप गुना कर देंगे, वर्क जो है बराबर हो जाएगा कितना 140 न्यूटन, बल 140 लग रहा है और विस्थापन 15 मीटर हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा 2100 जूल या न्यूटन मीटर। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा के बारे में। देखिए ऊर्जा है, ऊर्जा में लिखा गया है कि ऊर्जा के बिना जीवन क्या है, असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। हमें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। हमारे ऊर्जा के लिए बहुत से स्रोत सूर्य से उत्पन्न होते हैं। हम परमाणुओं के नाभिकों से, पृथ्वी के आंतरिक भागों से तथा ज्वार भाटों से भी ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। ये पॉइंट आप ध्यान देंगे। क्या आप ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में बता सकते हैं? देखिए कोयले से भी ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। आगे है कि ऊर्जा के कुछ स्रोतों को आपको ऊपर दिया गया है, उन जो है उनको आप देखेंगे और ऊर्जा के अन्य स्रोत भी हैं, उनकी सूची बनाने के लिए कहता है और छोटे समूहों में विचार विमर्श करिए। ऊर्जा के स्रोत के सूर्य के कारण क्या क्या हैं, और जो है यहाँ पर है कि क्या ऊर्जा के कुछ ऐसे स्रोत भी हैं जो सूर्य के कारण नहीं हैं। क्या है वो? कोयला, वो सूर्य के कारण नहीं होता है। आगे है ऊर्जा ऊर्जा शब्द का प्रयोग प्रायः हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित एवं परिशुद्ध अर्थ है। आइए निम्नलिखित उदाहरणों पर विचार करें। जब तीव्र वेग से गतिशील क्रिकेट की गेंद स्थिर विकेटों से टकराती है तो विकेट दूर जा गिरते हैं। जब कोई गेंद है गतिशील और यह स्थिर विकेट है, यह इस पे टकराया तो विकेट क्या होता है? दूर जाता है। इसी प्रकार जब हम किसी वस्तु को किसी निश्चित ऊंचाई पर उठाते हैं तब उसमें कार्य करने की क्षमता समाहित हो जाती है। आपने अवश्य ही देखा होगा कि ऊंचाई पर उठाया गया हथौड़ा जब लकड़ी के किसी टुकड़े पर रखी हुई कील पर प्रहार करता है तो क्या होता है? तो कील जो है लकड़ी में अंदर चला जाता है, तो वह कील को लकड़ी में ठोक देता है। हमने बच्चों को खिलौना जैसे कि खिलौना कार में चाबी भरते देखा है, और जो है जब यह खिलौना किसी फर्श पर रहता है तो यह गति करने लगता है। जब उसमें चाबी देते हैं तो क्या करता है? गति में हो जाता है। जब किसी गुब्बारे में हम हवा भरते हैं, हवा भरकर उसे दबाते हैं तो उसकी आकृति में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यदि हम गुब्बारे को कम बल लगाकर दबाते हैं तो बल को हटाने पर यह अपनी मूल आवृत्ति में वापस आ जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, बल के बारे में, लोहा के बारे में, हथौड़ा के बारे में, खिलौने के बारे में। अब देखिए किंतु यदि हम गुब्बारे को अधिक बल से दबाते हैं तो क्या होता है? वो विस्फोट मतलब फट जाता है, ध्वनि करते हुए फट भी सकता है। इन सभी उदाहरणों में वस्तुएं विभिन्न प्रकार से कार्य करने की क्षमता अर्जित कर लेती है। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता है तो कहा जाता है कि उसमें ऊर्जा है। अगर कोई वस्तु कार्य कर रहा है, उसमें क्षमता है, तो ये क्या होगा? उसमें ऊर्जा है। जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है, जो वस्तु कार्य कर रहा है उसमें हानि होती है, और जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जो वस्तु जैसे गुब्बारा है उस पर आप कार्य कर रहे हैं, ठीक, तो उसमें क्या होगा? अगर वो हवा निकल गया तो क्या होगा? हानि होगा। उस पर जो है हवा भर रहे हैं तो उसका क्या होगा? ऊर्जा में वृद्धि होगी। यही यहाँ पर दिया गया है। समझ गए होंगे कि जब जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है, और जो वस्तु कार्य करती है, जो वस्तु कार्य कर रहा है उसमें क्या होता है? ऊर्जा की हानि होती है। जैसे गुब्बारा काम करना शुरू कर दिया, जैसे उसका हवा निकल गया तो उसमें हानि हो गया। अब गुब्बारे को हम भर रहे हैं तो क्या हो रहा है? उसमें ऊर्जा हो रहा है, मतलब उसमें कार्य किया जा रहा है, ठीक।
अब आ गया है कि किसी वस्तु में यदि ऊर्जा है तो यह कैसे कार्य करती है। कोई वस्तु जिसमें ऊर्जा है तो वह दूसरी वस्तु पर लगा सकती है। जब ऐसा होता है तो ऊर्जा अब पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित हो जाती है। अगर किसी के पास ऊर्जा है तो किसी पर लगाया जा रहा है, जैसे ही एक दूसरे पर लगाएगा तो क्या होगा, वस्तु जो है स्थानांतरित हो जाएगा। दूसरी वस्तु, क्योंकि कुछ वस्तु जो है कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है और एक वस्तु दूसरे वस्तु से क्या होता है, ऊर्जा ग्रहण करता है, इसीलिए कुछ कार्य कर सकती है और इस प्रकार यह गति में आ सकती है। दूसरा वस्तु क्या होगा, कुछ कार्य करेगा और वो भी गति में आएगा। इस प्रकार पहली वस्तु में कार्य करने की क्षमता है और क्या है, तो पहला जो वस्तु है उसमें क्या है, तो कार्य करने की क्षमता है। इसका अर्थ हुआ कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है कार्य कर सकती है। क्या है, कोई भी वो वस्तु हो जिसमें ऊर्जा होगा वो क्या होगा, कार्य कर सकता है। अब आगे है कि इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। कोई भी वस्तु है वो कैसा कार्य कर रहा है उसके अनुरूप हम उसको मापते हैं। कार्य जो है कैसे कर रहा है, तो ऊर्जा जो उसमें लग रहा है, जो उसमें ऊर्जा निहित ऊर्जा है, वो उसी प्रकार वो काम करता है। तो इस प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसकी कार्य करने की क्षमता के रूप में मापते हैं। वो कैसा कार्य कर रहा है उसी से हम उसकी ऊर्जा को मापते हैं। इसीलिए ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। अपने ऊपर पढ़ा, कार्य का मात्रक जो है जूल था, तो ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है, जूल ही होता है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक जूल ही है। ठीक, 1 जूल कार्य करने की आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। ऊपर में भी पढ़ा आपने कि कार्य करने के लिए 1 जूल चाहिए, तो बल कितना लग रहा है, तो 1 जूल। विस्थापन कितना, 1 जूल। तो 1 मीटर हटने के लिए 1 जूल की आवश्यकता हो रही है। तो यही यहाँ पर है कि 1 जूल अगर कार्य कर रहा है तो आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उसको कितना चाहिए, तो 1 जूल चाहिए। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक किलो जूल केजी का उपयोग किया जाता है और जो है कभी कभी केजी का भी उपयोग किया जाता है। इसको किलो जूल कहते हैं। ठीक, 1 किलो जूल बराबर कितना होता है, तो 1000 जे के बराबर होता है। अगर 1 केजी मतलब के और जे अगर आपको दे दे, जे दे दे, जी नहीं जे, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1000 जे मतलब जूल। 1 के जे मतलब हो जाएगा, जी नहीं है, सॉरी, तो ये हो जाएगा कितना, 1000 जे। अब हम ऊर्जा के रूप को देखेंगे। सौभाग्य से जिस संसार में हम रहते हैं उसमें ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान है। विभिन्न रूपों में स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा सम्मिलित है। बहुत ही बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या है, ऊष्मीय ऊर्जा क्या है, रासायनिक ऊर्जा क्या है, स्थितिज ऊर्जा क्या है। ये सारे क्वेश्चन आप बार बार अपने क्वेश्चन में देखते होंगे। इसे भी सोचने के लिए कहता है कि आप कैसे ज्ञात करेंगे कि कोई सत्ता, जैसे कि वस्तु जिसका अस्तित्व है, ऊर्जा का रूप है। कोई भी जो सत्ता है वह ऊर्जा का रूप है, कैसे उसको हम ज्ञात करेंगे। अपने मित्रों से देखेंगे, विचार विमर्श करेंगे। करने के लिए कहता है अगर कोई भी वस्तु है, अगर आप बोतल हैं, बोतल से आप जो यहाँ पर याद रखेंगे कि बोतल को आप अगर दबा दिए तो क्या होता है, बाहर से बल लग रहा है तो यह क्या होगा, विस्थापित होगा, या उसमें जो है बल लग रहा है तो इसमें क्या लग रहा है, बाहर से इसको बल लग रहा है तो वो क्या होगा, दबेगा। और जैसे ही अंदर से कुछ हवा का होगा तो क्या होगा, ऊपर वो फैलेगा। ये यहाँ पर है कि अगर आप कोई अस्तित्व में वस्तु का अस्तित्व है तो वो कैसा काम करेगा, कैसे उसमें ऊर्जा है, ये एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। और यहाँ पर देखिए जेम्स प्रेस्कॉट जूल का नाम यहाँ पर है और इन्हीं के नाम से जूल शब्द का उपयोग किया जाता है। देखिए जेम्स प्रेस्कॉट जूल एक प्रतिभाशाली ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। वे अपने विद्युत तथा ऊष्मागतिकी के अनुसंधानों के
लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुए। अन्य विचारों के अतिरिक्त उन्होंने विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में नियम बताया। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि विद्युत के ऊष्मीय प्रभाव के नियम किन्होंने बताया, तो जूल ने। यहाँ पर जेम्स प्रेस्कॉट जूल 1818 से 1889 का काल है। संरक्षण नियम को प्रयोगात्मक रूप से सत्यापित किया। यहाँ पर संरक्षण के नियम जो हैं प्रयोगात्मक रूप से किन्होंने सत्यापित किया, जूल ने। और तथा ऊष्मा के यांत्रिक तुल्यांक के मान की खोज की। ऊर्जा तथा कार्य के मात्रक का नाम जूल इन्हीं के नाम में रखा गया है। इन्हीं के नाम से ऊर्जा और कार्य के जो मात्रक का नाम है जूल, इन्हीं के नाम से, इन्हीं के सम्मान से रखा गया है। अब देखेंगे जो भी आपका ऊर्जा का जो प्रकार है उसको हम पढ़ेंगे। ऊर्जा के जितने भी प्रकार हैं, पहला है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा में देखेंगे क्रियाकलाप को, तो क्रियाकलाप में है कि एक भारी गेंद लेंगे, इसे रेत की मोटी परत क्यारी पर लगाएंगे। गीले रेत की सतह अच्छा कार्य करेगी। गेंद को रेत पर लगभग 25 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराएंगे। गेंद रेत में एक गर्त मतलब गड्ढा बना लेंगी। अगर इसको ये गेंद है तो इसको ऊंचाई से अगर गिराएंगे तो क्या होगा, एक गड्ढा बना लेगा। इस क्रियाकलाप को 50 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1.5 मीटर की ऊंचाई से गेंद को गिराकर दोहराएंगे। सुनिश्चित करेंगे कि सभी गर्त सुस्पष्ट दिखाई दें और गेंद को गिराने की ऊंचाई के अनुसार सभी गर्तों पर हम निशान लगाएंगे कि 1 मीटर पर कितना गर्त बन रहा है, 2 मीटर पर कितना, 3 मीटर पर कितना, इत्यादि बहुत सारे उदाहरण में आप देखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे कि कितना हुआ निशान बनाता है। उनकी गहराई को हम तुलना करेंगे, 50 मीटर सेंटीमीटर और मीटर में जो है कितना कितना गहरा हुआ है। इनमें से कौन सी गर्त सबसे अधिक गहरी है और कौन सा गड्ढा सबसे अधिक उथला है, ऐसा क्यों है, ये भी हम देखेंगे। और गेंद में किस कारण से गड्ढा हुआ है, गहरा गड्ढा हुआ है, विचार विमर्श करेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं है, आप जो 1.5 मीटर की ऊंचाई से अगर कोई भी वस्तु गिर रहा है तो क्या करेगा, ज़्यादा गड्ढा होगा। अगर वह मात्र 50 सेंटीमीटर से गिरेगा तो क्या होगा, कम गड्ढा होगा, थोड़ा सा गड्ढा होगा। यही अंतर है। 1-2 आप करेंगे। क्रियाकलाप अगला है कि चित्र में देखेंगे तो उपकरण जो दिखाए गए सुनिश्चित कीजिए 15-11-5 के अनुसार उपकरण सुसज्जित कीजिए और एक ज्ञात द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके को ट्रॉली के सामने किसी सुविधाजनक निश्चित दूरी पर रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं कि एक गाड़ी है, गुटका है, ये क्या है, एक गुटका है, फोर्स है, अब यहाँ पर लगा, फोर्स लगा और यह जो है यहाँ पर जो है यहाँ से खींचा इसको जा रहा है, ये स्प्रिंग है, ये देख सकते हैं यहाँ पर। और क्या करेंगे उसके बाद, तो पल्ले पर ज्ञात द्रव्यमान रखेंगे जिससे कि ट्रॉली गतिमान हो। और जो यहाँ पर पल्ला है उस पर ज्ञात द्रव्यमान रखा गया है, या ये जो यहाँ पर दिखाया गया है। और ट्रॉली आगे चलती है तथा लकड़ी के गुटके से टकराती है। ट्रॉली यहाँ पर देखेंगे तो चलेगी और ये लकड़ी का गुटका है उससे क्या होगा, टकराएगी। मेज पर एक अवरोधक जो है इस प्रकार लगाइए कि गुटके से टकराने के पश्चात ट्रॉली वहीं रुक जाए। गुटका विस्थापित हो जाता है। गुटके के विस्थापन को मापिए। इसका अर्थ हुआ कि जैसे ही गुटके ने ऊर्जा ग्रहण की, ट्रॉली द्वारा गुटके पर कार्य किया गया और ट्रॉली के द्वारा जैसे ही विस्थापन होता है तो क्या होता है, गुटके पर कार्य होता है। यह ऊर्जा कहाँ से आई, पल्ले पर रखे द्रव्यमान को बढ़ाकर इस प्रयोग को दोहराएंगे। किसी अवस्था में विस्थापन अधिक है, किस अवस्था में किया गया कार्य अधिक होगा। इस क्रियाकलाप में गतिशील ट्रॉली कार्य करती है, अतः इसमें ऊर्जा विद्यमान है। यहाँ पर क्या है, इस क्रियाकलाप में क्या है, गतिशील ट्रॉली कार्य करती है और इसमें ऊर्जा विद्यमान है। एक चलती हुई जो है वस्तु कार्य कर सकती है। यहाँ पर समझेंगे कि एक चलता हुआ जो वस्तु है कार्य कर सकता है। एक तेज चलती वस्तु अपने सदृश अपेक्षा के धीमी चलती हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली, बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, एक गतिशील पत्थर, ये सभी कार्य कर सकते हैं। गोली लक्ष्य को कैसे भेद पाती है, बहती हुई हवा पवन चक्की की पंखुड़ियों को कैसे घुमा पाती है। गतिशील वस्तुओं में ऊर्जा होती है। क्या होता है, गतिशील वस्तु में क्या होता है, ऊर्जा होता है। देखिए, गिरता हुआ नारियल गतिशील कार, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ
पानी, बहती हुई हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी आदि सभी में गतिज ऊर्जा विद्यमान है। बहुत बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है कि ये इसमें जो है कौन ऊर्जा विद्यमान है। तो भी जो भी कार्य कर रहा है, जैसे कोई भी तेजी जिसमें तेज है, जो तेज़ी से चल रहा है, जो दौड़ रहा है, जो बह रहा है, जो खिलाड़ी खेल रहा है, दौड़ कर खेल रहा है, जो नदी बह रही है, जो पत्थर जो फेंका जा रहा है, लुढ़कता हुआ पत्थर, नारियल गिर रहा है, गतिशील जो कार है, ये सारे के सारे क्या हैं? गतिज ऊर्जा हैं। संक्षेप में हम समझेंगे कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। अगर कोई वस्तु है और उसमें गति है तो यही क्या कहलाएगा? उसमें निहित ऊर्जा विद्यमान है और यही ऊर्जा जो है क्या कहलाता है? गतिज ऊर्जा है। गति में ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये समझ गए आप। किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। अगर कोई वस्तु जो है चल रहा है, मतलब गति कर रहा है, तो उसका चाल जो होगा उस पर वो उसी के साथ वो बढ़ेगा। 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर वो चल रहा है तो 10 के स्पीड से, 20 के स्पीड से जैसे भी चल रहा है तो वही उसका चाल होगा और उसी पर जो है उसका ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा के साथ ये बढ़ता है। चाल के साथ ये उसकी जो है उसकी चाल के साथ बढ़ती है। गतिज ऊर्जा कोई वस्तु है, गतिज कोई किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा उसकी चाल के साथ बढ़ती है। ये समझ गए होंगे आप संक्षेप में भी समझ गए हो कि किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? कोई वस्तु है और उसमें गति कर रहा है और उसमें ऊर्जा है, ऊर्जा के कारण ही जो है वो गति कर रहा है और उसमें ऊर्जा है, तो वो क्या जाएगा? ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? गतिज। निहित जो ऊर्जा होगा उसी को हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे कि बहता हुआ हवा, दौड़ता हुआ खिलाड़ी, इसमें क्या है? गतिज ऊर्जा है। किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है? परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। अगर कोई भी वस्तु है तो किया गया जो कार्य है उसी में वह गतिज ऊर्जा है। तो किसी निश्चित वेग से वह गतिशील है, अगर निश्चित वेग है उसका, ठीक, और वह गति कर रहा है, ठीक, गतिशील वस्तु है और उसमें जो है किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु वो वस्तु है उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। जो भी वस्तु है प्राप्त करेगा उसके कार्य के क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक, यहाँ पर बस इतना ही लिखा गया है। हम इस परिभाषा को एक बार पुनः पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होता है? जो किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण कितनी ऊर्जा निहित होती है। तो परिभाषा से हम समझेंगे कि हम कह सकते हैं कि किसी निश्चित वेग से गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा उस वस्तु पर इस वेग को प्राप्त करने के लिए किए गए कार्य के बराबर है। कौन सा वस्तु है और उस पर जो है जो भी कार्य होगा उसी के बराबर एक गतिशील वस्तु जो होगा वही जो होगा कितना ऊर्जा निहित है उसके बराबर होगा जो भी कार्य कर रहा है। ठीक, जो वेग है जो कार्य कर रहा है उसके बराबर होंगे। आइए अब किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा को एक समीकरण के रूप में व्यक्त करेंगे। मान लीजिए m द्रव्यमान की एक वस्तु एक समान वेग, जो एक समान वेग क्या होता है? u गतिशील है। कोई भी द्रव्यमान है और एक समान वस्तु जो है u है वो क्या है? गतिशील है। गतिशील है। अब मान लीजिए कि जब इस पर एक नियत बल जो है m और u पर जो है एक नियत बल विस्थापित की दिशा में लगता है, इस पर जो है एक बल F लग रहा है तो S दूरी की विस्थापित हो जाती है और यह जो है दूरी में विस्थापित हो जाता है। ठीक, विस्थापित हो जाती है। समीकरण दिया गया है कि किया गया कार्य जो है WFS के बराबर है। कार्य क्या है? WFS के बराबर है। जो W है और फोर्स है, दूरी है, उसके क्या है? कार्य जो है उसके बराबर है। अब हम जो है वस्तु पर किए गए कार्य के कारण इसके वेग में परिवर्तन होगा। वस्तु पर जो कार्य कर रहा है ये कार्य है, इस पर जो है क्या होगा? परिवर्तन होगा। मान लीजिए कि इसका वेग u से v हो जाता है। u है पहला है और यह जो है अंतिम वेग मतलब v पर आ जाता है। मान लीजिए उत्पन्न हुए त्वरण का मान जो है जो उत्पन्न होगा, जैसे v पर आया तो उत्पन्न त्वरण हुआ तो ये क्या हो जाएगा? a हो जाएगा।
तो यहाँ पर समीकरण है कि हमने गति के 3 समीकरणों के बारे में अध्ययन किया। एक समान त्वरण से गतिशील किसी वस्तु के प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग तथा विस्थापन के बीच निम्न संबंध हैं। तो यहाँ पर एक समान जो त्वरण होगा से गतिशील वस्तु जो प्रारंभिक एक समान त्वरण यह हो गया, प्रारंभिक हो गया यू, अंतिम वेग भी हो गया और विस्थापन जो होगा दूरी वो एस हो जाएगा। बीच संबंध है तो भी जो ऐसे इसको हम डिनोट करेंगे तो भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अंतिम वेग है और ये प्रथम वेग है, बराबर क्या हो जाएगा 2as। 2 हो जाएगा त्वरण और s क्या हो जाएगा विस्थापन। इसको ऐसे डिनोट कर सकते हैं s इजकल टू मतलब दूरी जो होगा विस्थापन जो होगा s इजकल टू भी स्क्वायर अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बाय 2a। देखिए हमें ज्ञात है कि F इजकल टू ma और इस प्रकार समीकरण में हम रखने के लिए हम जो है बल F द्वारा किए गए कार्य को लिख सकते हैं। W कार्य जो होगा कार्य बराबर क्या होगा ma गुने भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a। इस प्रकार कार्य को हम आप लिख सकते हैं। W बराबर क्या हो जाएगा, W कार्य है वर्क है तो ma हो जाएगा m गुने ma आपने ऊपर पढ़ा भी है कि ma फोर्स बराबर क्या होता है ma होता है मास और त्वरण जो होता है वो। अब है यहाँ पर कि यहाँ पर एक और सूत्र यहाँ पर लिख सकते हैं कि W बराबर हाफ m छोटी ब्रैकेट में है भी स्क्वायर बाय माइनस यू स्क्वायर। यदि वस्तु की गति अपनी विराम अवस्था से प्रारंभ होती है, विराम अवस्था मतलब कि यू मतलब प्रारंभिक वेग 0, तो W बराबर क्या हो जाएगा वर्क बराबर हाफ एम भी स्क्वायर। यह स्पष्ट किया गया कि कार्य वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। जो भी कार्य कर रहा है तो गतिज ऊर्जा के क्या होंगे परिवर्तन के बराबर होंगे। तो यू बराबर कितना 0 और किया गया कार्य कितना है तो हाफ एम भी स्क्वायर। तो द्रव्यमान कितना है तो एम जो है द्रव्यमान है की दिशा एकमात्र वेग एक समान वेग मतलब भी गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान। तो E और K बराबर कितना हो जाएगा गतिज ऊर्जा यहाँ पर आपको निकालना है तो हाफ एम भी स्क्वायर। इसी के अनुसार हम एक जो है क्वेश्चन भी करेंगे। तो 15 kg द्रव्यमान है, 15 kg द्रव्यमान है। एक वस्तु 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर मीटर सेकेंड स्क्वायर के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी होगी तो जैसे ही द्रव्यमान कितना 15 kg और एक समान वेग कितना है तो 4 मीटर पर सेकेंड है। और यहाँ पर समीकरण से हम देखेंगे तो सूत्र क्या था गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो ई के बराबर क्या होता है हाफ एम भी स्क्वायर। भी कितना है तो भी है 4 तो 4 को हम क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और एम कितना है तो मास कितना है 15 kg हाफ है तो हाफ 15 kg यहाँ से देख सकते हैं स्क्वायर किया गया है तो ये काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 जूल। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा 120 जूल। और गतिज ऊर्जा का सूत्र याद रखेंगे बहुत बार पूछा जाता है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हो जाएगा अगर ये गतिज ऊर्जा है ई के और बराबर क्या हो जाएगा हाफ एम भी स्क्वायर। एम जो होगा द्रव्यमान होगा भी जो होगा एक समान गति होगा ये याद रखेंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन वही है। दूसरा क्वेश्चन फिर से आपका पूछा जा रहा है कि यदि किसी कार का द्रव्यमान 1500 kg है, उसका भार जो है 1500 kg है और उसके वेग जो है 30 किलो पर घंटा है और से 60 किलो पर घंटा तक बढ़ने में कितना कार्य लगेगा। 30 kg है और 60 kg हमको दुगुना उसको ले जाना है। द्रव्यमान कितना है तो 1500 kg। प्रारंभिक वेग कितना है तो यहाँ पर प्रारंभिक वेग 30 किलोमीटर यहाँ पर 30 किलोमीटर पर घंटा यहाँ पर चलता है। अब क्या करेंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है तो उसको हमको कितना 60 किलो ले जाना है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ले जाना है तो यहाँ पर आपको 30 गुने 1000 मीटर से हम निकाल देंगे और 60 गुने 60 सेकेंड हमको घंटा में निकालना है। तो मीटर में निकाले घंटा में निकाले तो ये कितना हो जाएगा 25/3 मीटर पर सेकेंड। और अंतिम वेग कितना है तो अंतिम वेग 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे ही 60 किलोमीटर प्रति भी बराबर कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा। जब हम इसका अंतिम वेग निकालेंगे तो 50 मीटर पर
50/3 मीटर पर सेकेंड होगा। और इस कार जो है, इस कार की प्रारंभिक गति कितना होगा, यहाँ पर सूत्र याद रखेंगे, ई के बाय हाफ mu² कितना होता है, mu²। अगर प्रारंभिक वेग आपको निकालने के लिए कहता है तो कितना होगा, प्रारंभिक वेग हो जाएगा हाफ mu²। तो हाफ mu² हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना प्रारंभिक जो उसका द्रव्यमान है 1500 kg, और m कितना है, तो m 1500 kg, यू कितना है, तो 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसका कितना हो जाएगा, 1,56,250/3 जूल। और अंतिम वेग देखेंगे तो अंतिम गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो यही सूत्र यहाँ पर निकलेगा। कार का अंतिम गतिज ऊर्जा जब हम निकालेंगे तो यही सूत्र से 6,25,000/3 जूल 3 जूल हो जाएगा। और किया गया कार्य जो होगा, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो दोनों को हम जब घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 15,000। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन जो होगा 15,000 1,56,250 जूल होगा। ये क्या होगा, क्या जो कार्य है, जो अंतिम वेग है, अंतिम गतिज ऊर्जा वो कितना हो जाएगा, अंतिम गतिज ऊर्जा जो होगा वही उसका होगा। तो 1,56,250 उसका आंसर हो जाएगा, ये उसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है, प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न है कि पहला, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होती है। किसी कोई वस्तु है तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा। बहुत सिंपल है, यहाँ पर याद रखेंगे कि आप कोई वस्तु का गतिज ऊर्जा आपको निकालना है तो क्या होता है, तो किसी वस्तु में उस गति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा करते हैं। कोई वस्तु है उसमें जो निहित ऊर्जा है, जो भी यहाँ पर देखिए ये ऊर्जा है, तो यही ऊर्जा जो होगा निहित ऊर्जा, ये ऊर्जा हो गया, उसी के कारण ये चल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा। ये सिंपल है। देखिए गतिज ऊर्जा का बराबर क्या होता है, तो गतिज ऊर्जा को ई के से भी हम डिनोट करते हैं। बराबर क्या होता है, ई के बराबर हाफ mv²। ठीक, तो यहाँ पर m क्या है, वस्तु का द्रव्यमान है, और v क्या है, वस्तु का वेग है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा के लिए व्यंजक लिखिए। बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर आपने ऊपर अभी भी लिखा भी है कि क्या होता है, गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। अगला क्वेश्चन है, सूत्र है कि आपको बनाना है क्वेश्चन कि 5 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील किसी m द्रव्यमान जो है कि द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 25 जूल है। यदि इसके वेग को दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी। यदि इसके वेग को तिगुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गति, दो क्वेश्चन है, दोगुना करेंगे और तिगुना करेंगे तो गतिज ऊर्जा जो है कितना होगा। तो यहाँ पर सूत्र से आप याद रखेंगे, पहला जो होगा वो कितना होगा, तो पहला जो आप निकालेंगे तो भी बराबर कितना है, तो जो वेग है वो गतिशील में 5 मीटर पर सेकेंड है, पर मीटर पर सेकेंड है। और ई के बराबर क्या है, ई के बराबर गतिज ऊर्जा जो है 25 जूल है। अब हम जब सूत्र निकालेंगे तो ई के कितना, तो ई के हो जाएगा 25 जूल बराबर हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड कितना है, तो 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर फिर से हम देखेंगे तो 5 का स्क्वायर हुआ तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25। सूत्र से हम डायरेक्ट निकाले 25 × 2/25, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25 × 2/25, हाफ, यहाँ पर हाफ मीटर गुने मीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 2 m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर 2 kg। ये काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 kg। आगे ये हो गया 2 kg हो गया, m बराबर 2 kg, मास बराबर हो गया 2 kg। अब हम पहला और दूसरा को देखेंगे तो वस्तु का जो द्रव्यमान है m है, और v बराबर कितना होता है, v बराबर है कितना, तो v बराबर 5 मीटर गुने 2, तो मीटर पर सेकेंड। और गतिज ऊर्जा निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा, तो हाफ mv² गुने हाफ 2, यहाँ पर 10 था 10, तो ये हो गया मतलब 10 का स्क्वायर,
तो ये कितना हो जाएगा 100 जूल। ये टोटल हम काटेंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा 100 जूल। और दूसरा देखेंगे तो ये पहला का वेग कितना 100 जूल, 2 गुना कर दिए तो 100 जूल, 3 गुना करेंगे तो कितना वही 3 गुना कर देंगे, 5 गुना कर देंगे बराबर 15 हो जाएगा। और यहाँ पर मास कितना तो 2 केजी। तो गतिज ऊर्जा हम निकालेंगे, इसी में गतिज ऊर्जा फिर निकालेंगे तो यहाँ पर तिगुना किए हैं तो यहाँ पर 2 केजी है और 15 का स्क्वायर हम करेंगे तो यहाँ पर 225 जे हो जाएगा, 225 जूल इसका आंसर हो जाएगा। अब हम पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में। देखिए स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा में एक रबर बैंड, रबर का छल्ला लीजिए, इसके एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे से खींचिए, छल्ला खींच जाता है, छल्ले के एक सिरे को छोड़िए, क्या होता है तो छल्ला क्या होता है, छल्ला जो है क्या होता है स्प्रिंग है, एक छल्ला है दूसरा छल्ला है, एक छल्ला दूसरे छल्ले से क्या करता है फिर से टकराता है। छल्ला अपनी जो है प्रारंभिक लंबाई प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। स्पष्ट है कि छल्ले ने अपनी खींची हुई स्थिति में कुछ ऊर्जा उपार्जित कर ली। खींचने पर यह ऊर्जा किस प्रकार उपार्जित कर लेता है तो उसमें क्या गति कर रहा है, तो ये उसी के कारण जो है ये जो स्थिति उसका है उसमें गति हो रहा है, उसी के कारण वो अपना जो है अपनी ओर वो खींचने की प्रयत्न करता है। देखिए एक सिलिंडर लीजिए और एक चित्र में ये जो चित्र दिखाया गया है, मित्र से एक सिरे से उसको पकड़ने के लिए कहिए और दूसरे सिरे से आप पकड़ लिए और उसको कुछ दूरी करके उसको छोड़ दीजिए। आप कुछ उसको छोड़ देंगे तो क्या होगा, वो स्प्रिंग जो है वो फिर से अपना स्थान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। अगला है कि एक खिलौना कार लीजिए, उसमें चाबी भरिए, कार को ज़मीन पर रखिए, ये क्या चलती है, उसमें ऊर्जा कहाँ से आती है, जो स्प्रिंग है वो आपने उसको क्या किया है पूरा खींच लिया है, उसको छोड़ दीजिए तो वो क्या होगा अपनी गति में जाएगा, तो गति जाएगा तो क्या होगा आगे बढ़ेगा। क्या उपार्जित ऊर्जा चाबी द्वारा भरे गए लपेटों की संख्या पर निर्भर है, तो क्या वो लपेटा गया जो संख्या उसी पर निर्भर करता है। इसकी जाँच कैसे कर सकते हैं, तो क्रियाकलाप अगला है कि किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई पर उठाइए, वस्तु अब कार्य कर सकती है, छोड़ने पर यह नीचे गिरने लगती है। इसका अर्थ है कि इसे कुछ ऊर्जा उपार्जित कर लेती है। अधिक ऊंचा उठाने पर यह अधिक कार्य कर सकती है और इस प्रकार इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। इसे ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होता है, सोचिए और विचार विमर्श करिए। देखिए सारे जो भी हम अभी क्रियाकलाप के हैं उस अनुसार से हम पढ़ेंगे। उपरोक्त परिस्थितियों में वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें ऊर्जा संचित हो जाती है। किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा में उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है। अगर कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा रहा है तो उसमें कौन ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा संचित रहेगा। यदि यह वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं आती है, यदि जो है ये वस्तु की चाल जो है नहीं उसमें परिवर्तन हो रहा है तो वस्तु कार्य करने के लिए स्थिति प्राप्त कर लेती है। अगर वह जो है वस्तु कार्य करने के लिए क्या करता है अपनी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। जब आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं तो आप कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करते हैं। क्या करते हैं, आप कोई रबर बैंड खींच रहे हैं तो इसमें ऊर्जा स्थानांतरित आप कर रहे हैं। ठीक, बैंड में स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। पर जो भी ऊर्जा इसमें स्थानांतरित आप किए हैं वही में उसका क्या स्थिति ऊर्जा आप उसमें कुछ ऊर्जा समाहित कर दिए हैं, स्थानांतरित आप अपना ऊर्जा इस खिलौने में कर दिए हैं। किसी खिलौना जो है कोई खिलौना किसी कार से चाबी भरते समय आप कार्य करते हैं, उसके अंदर कमानी में स्थानांतरित की गई ऊर्जा स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। जो भी कमानी घुमाए हैं, जो भी आप घुमाए तो क्या ये इसमें जो है ऊर्जा वो ऊर्जा कौन था, स्थिति ऊर्जा था। किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, कोई भी अगर वस्तु है तो उसकी स्थिति में या उसके विन्यास में अगर परिवर्तन हो रहा है, जो भी परिवर्तन हो रहा है
परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा उसमें प्राप्त हो रहा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। बहुत सिंपल आपने इसको समझा कि कोई वस्तु है उसमें आप अपना ऊर्जा दे रहे हैं या ऊर्जा उसमें कुछ प्राप्त हो रहा है किसी माध्यम से, तो यही ऊर्जा जो है उसके जो है परिवर्तन का कारण होगा। उसमें जो ऊर्जा जो होगा परिवर्तन के कारण प्राप्त होगा तो वही उसका जो है ऊर्जा क्या कहलाएगा, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। क्रियाकलाप में दिया गया है कि बांस की एक खपची लीजिए और इसे मित्र को दिखाने के लिए कहता है और एक धनुष बनाइए। किसी हल्की डंडी पर एक तीर लगाइए और तीर का एक सिरा धनुष के तानित डोरी पर रखिए। अब डोरी को खींचिए और तीर को मुक्त कीजिए। तो यहाँ पर बल आपके द्वारा जो लगा गया है और इसको खींचे गए हैं, ये क्या है, स्थितिज ऊर्जा है। जैसे ये स्थितिज ऊर्जा आया और ये छोड़ देंगे आप तो ये क्या होगा, तीर बाहर जाएगा। तीर क्या होगा, बाहर जाएगा, कमानी से खिंचाएगा डोरी से तो वो भागेगा। तो तीर को धनुष से दूर जाते हुए देखिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन पे ध्यान दीजिए। धनुष की आकृति में परिवर्तन, जैसे ही आप इसको खींचे हैं, जैसे इसको छोड़ेंगे तो फिर क्या होगा, ये फिर अपने स्थान पर आएगा। ये क्या होगा, उसका परिवर्तन होगा। ठीक, परिवर्तन जो आप देखेंगे आकृति के परिवर्तन के कारण उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा तीर को गतिज ऊर्जा प्रदान करती है और यह जो स्थितिज ऊर्जा ही उसको तीर को क्या करता है, गतिज ऊर्जा में उसको प्रदान करता है, जिससे तीर गतिशील होकर दूर जाती है। और तीर में क्या है, गतिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, जो कमानी है, जो डोरी है, वो स्थितिज ऊर्जा के कारण ही क्या करता है, तो उसको गति देता है। वो जैसे ही अपने स्थान में प्राप्त करने के लिए जाएगा तो ये क्या होगा, गति करेगा। ये देख सकते हैं धनुष की तानित डोरी पर रखा तीर। ये पूछता है कि अगर धनुष अपना जो है तीर जा रहा है तो कौन काम कर रहा है, तो ये स्थितिज ऊर्जा कार्य करता है। अब देखिए किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, वस्तु की किसी ऊंचाई पर उठाने में उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। अगर कोई वस्तु है आप उसको उस स्थान से उठा रहे हैं तो क्या था, उसमें ऊर्जा वृद्धि होगा। इसका कारण है कि इसको ऊपर उठाने में इस पर गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य करता है। जो भी आप लगा रहे हैं बल, नीचे बल लग रहा है, ये गुरुत्व बल है, नीचे की ओर जा रहा है, वो क्या करता है, विरोध करता है। इस प्रकार की वस्तु में विद्यमान ऊर्जा की ऊर्जा उसकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है और यह जैसे ही इसका विरोध करता है तो यही ऊर्जा क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यहाँ पर बहुत ही सिंपल था। आपने इस प्रकार से समझा कि कोई भी वस्तु आप उठा रहे हैं तो उसमें कौन का विरोध कर रहा है, तो गुरुत्वीय बल जो है उसका विरोध करता है। और इस जो भी वस्तु है तो इसमें क्या है, जो भी ऊर्जा विद्यमान है, जो विद्यमान ऊर्जा है उसकी गुरुत्वीय जो बल जो विद्यमान है, जो भी ऊर्जा विद्यमान है वह ऊर्जा कौन है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, जो उसका विरोध कर रहा है, विरोध गुरुत्वीय बल कर रहा है। और जो ऊर्जा इस वस्तु में, इस प्रकार की वस्तु में जो ऊर्जा विद्यमान है वह जो है ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है। अब देखिए आगे है कि भूमि के ऊपर किसी बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को वस्तु को भूमि से ऊपर बिंदु उठाने में गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किए गए कार्य द्वारा परिभाषित करते हैं। जो गुरुत्वीय बल का विरुद्ध हो रहा है, ये गुरुत्वीय बल का विरुद्ध काम कर रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। किसी वस्तु पर किसी वस्तु के गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के व्यंजक को ज्ञात करना सरल है। ये देख सकते हैं कौन विरोध कर रहा है। देखिए यहाँ पर ये वस्तु है, इसको आप उठाएंगे, ठीक, ये वस्तु है, आप इसको उठाएंगे और यहाँ पर जो है एच है, ये एच है, और यहाँ पर ये कौन विरोध करेगा, तो ये गुरुत्वीय बल जो है इसका विरोध करेगा, गुरुत्वीय बल इसका विरोध करेगा। यही जो बल जो होगा यही क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। यह जो है ऊर्जा लगा रहा है अपनी ओर खींचने के लिए, लेकिन आप अपनी ओर खींच रहे हैं, यही ऊर्जा जो होगा क्या होगा, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होगा। यहाँ पर देखिए कुछ सॉल्व से भी बताया जाएगा आपको कि एक द्रव्यमान जो m है कि वस्तु के बारे में विचार कीजिए। मान लीजिए इसे धरती से h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है। धरती है, यहाँ पर h ऊंचाई पर हम उठा रहे हैं। ऐसा करने के लिए एक बल की आवश्यकता है, ठीक, एक बल आप लगाएंगे तभी तो ये उठेगा। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के भार के बराबर अर्थात mg है। कोई भी वस्तु है उसको हम उठाएंगे, उसका बल जो होगा उसके बराबर होगा, जैसे mg।
वस्तु में इस पर किए गए कार्य के बराबर ऊर्जा उपार्जित होगी, और जो भी वस्तु है उस पर कार्य होगा और उसमें जो है ऊर्जा बराबर होगा। ठीक, मान लीजिए वस्तु का गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किया गया कार्य W है, और जो है गुरुत्वीय बल है जो उस बल पर जो है कार्य करने के लिए बाधा कर रहा है, वो बल जो होगा गुरुत्वीय बल होगा, वो क्या होगा, W होगा। ठीक, मान लीजिए ये W होगा, किया गया कार्य क्या है, W है, तो तब क्या करेंगे, तो किया गया कार्य जो W है वर्क है बराबर क्या हो जाएगा,